Good evening, everyone. Once again, let's get active for today's class and let's begin today's class. Okay, चलो. जो लास्ट क्लास में मैं आपको बताना भूल गया वो था यूनिट्स ऑफ केपी एंड केसी. केपी और केसी के यूनिट्स भी होते हैं, ठीक है. तो वो यूनिट्स आपको ध्यान में देने हैं. हाँ, जिसको लास्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आया वो प्लीज क्लास के बाद 5 मिनट रुक जाइएगा. आफ्टर द क्लास स्टे फॉर 5 मिनट्स. आई एम गोइंग टू बी देयर फॉर योर डाउट्स. ठीक है, चलो अभी यहाँ ध्यान दो. आप मुझे बताओ के सी या पहले चलो के इक्विलिब्रियम बताओ. के इक्विलिब्रियम क्या होता है? व्हाट इज के इक्विलिब्रियम? कौन बताएगा मुझे फटाफट से यार, कम ऑन. अब तो एकदम मुंह पे हो जाना चाहिए सर. के इक्विलिब्रियम, व्हाट इज के इक्विलिब्रियम? यस धृति. धृति Yes, K equilibrium is equal to the concentration of the products raised to the power of their stoichiometry by product of the reactants raised to the power of their stoichiometry. ओके, बहुत बढ़िया. अब ध्यान से सुनो मेरे बच्चे. जो यहाँ पर धृति ने छोटी सी गलती की है वो मैं गलती सुधार दूं. मैंने जब के इक्विलिब्रियम बोला तो आप बोलोगे सर एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. टेक्निकलिटी जो है वो छोटी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. लेकिन इसी में से जब मैंने आपको बोला के सी क्या होगा तब आप बोलोगे सर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू पावर देयर stoichiometric coefficient, concentration of reactant raised to power their stoichiometric coefficient. अच्छा अच्छा, इधर ध्यान दो सब लोग, ध्यान दो. यूनिट्स कैसे निकालते हैं देखो यहाँ पर. क्या ये कंसंट्रेशन टर्म है? क्या ये भी कंसंट्रेशन टर्म है? कौन सा कंसंट्रेशन यूज करते हैं हम जनरली? मोलर कंसंट्रेशन करते हैं ना. मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट बताओ. मोल पर लीटर सर. मोल पर लीटर है ना. मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर. अब यहां पर ध्यान से देखो, ये भी मोल पर लीटर है और नीचे भी मोल पर लीटर है, लेकिन ये रेज टू पावर एनआर है, ये रेज टू पावर एनपी है. तो क्या मैं लिख सकता हूं केसी का यूनिट विल बी नथिंग बट मोल पर लीटर रेज टू पावर डेल्टा एन. लिख सकता हूं. डेल्टा एन क्या होगा? मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स. करेक्ट. जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में आपने लिए हैं उस पर्टिकुलर इक्वेशन में, जो आपने उसके अंदर लिए हैं वो ही डेल्टा एन आपको गिनना है यहां. ठीक है. मोल पर लीटर रेज टू पावर डेल्टा एन. दिस विल बी योर यूनिट ऑफ केसी. ऐसे ही यूनिट ऑफ केपी. यूनिट ऑफ केपी क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट रेज टू पावर एनपी, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर एनआर. पार्शियल प्रेशर का यूनिट जनरली हम कौन सा यूज करते हैं? एटीएम. एटीएम रेज टू पावर एनपी डिवाइडेड बाय एटीएम रेज टू पावर एनआर. क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? एटीएम रेज टू पावर डेल्टा एन. क्या हो जाएगा? एटीएम रेज टू पावर डेल्टा एन. अच्छा, इसके लिए अब डेल्टा एन जी लिख लो ताकि आपको याद रहे कि केपी सिर्फ और सिर्फ गैसियस रिएक्शन के लिए यूज होता है. आपको ये याद रहना चाहिए. Is that clear? All of you, give me a thumbs up. And I'm going to end the class within 5 minutes. I'm going to end the class. If the cameras of rest of the students are not getting on, I am going to end the class for the whole batch. और आज के जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो आपको खुद करने पड़ेंगे. Is that clear? Perfect है to all of you. बार बार अनाउंस नहीं करूंगा मैं. मेरे को अपना लेक्चर बीच में डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा सो दैट यू ऑल एज अ बैच रियलाइज दिस कि सर ऐसा कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? कम ऑन. फॉर द लास्ट टाइम स्विच ऑन योर कैमरास फॉर द सेशन. जहां मेरी आवाज में लैगिंग हो, हाँ थोड़ी देर के लिए बंद कर सकते हो बट वापस ऑन कर लेना है. आई विल नॉट अलाउ यू टू स्विच ऑफ द कैमरा फॉर मोर देन 5 to 6 minutes. ठीक है. चलो अब ध्यान सब लोग यहाँ रखेंगे. ध्यान सब लोग यहाँ रखेंगे. तो केपी और केसी का हमने यूनिट्स ढूंढ लिए. ये भाई साहब लिख लो. आपकी एनसीईआरटी में कहीं पे भी नहीं दिया हुआ ये, लेकिन इसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं. अच्छा, क्वेश्चंस कैसे आएंगे? चलो मैं क्वेश्चंस बता देता हूँ. क्या मैं ये स्क्रीन क्लियर करूं? किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो. आई गिव यू 5 seconds फॉर दैट.
quickly do that. And 1 2 3 4 and 5, here we go. Okay, चल अब ध्यान दो, यहाँ पर क्वेश्चन कैसा आएगा, what will be the question of this? वो आपको देगा twice of HI gas goes to H2 gas plus I2 gas, ऐसा दे दिया, ठीक है। ऐसा एक आपको क्या दे दिया, एक वो दे दिया, इक्वेशन दे दिया। वो बोलेगा what will be the unit of K equilibrium या equilibrium constant for this reaction? ऑप्शन नंबर ए वो देगा ATM raised to power 1, ऑप्शन नंबर बी देगा ATM raised to power -1, ऑप्शन नंबर सी देगा ATM raised to power -2 एंड ऑप्शन नंबर डी देगा नन। या फिर मैं ऑप्शन नंबर डी को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना दूं, चलो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली आपके लिए मैंने बना दिया यूनिटलेस, ऑप्शन नंबर डी यूनिटलेस। अब बच्चे कंफ्यूज, सर ये क्या बात हुई, है ना। ए बी सी डी आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए बी सी डी आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, सोचो और गपशप बॉक्स के अंदर डालो, आपके मैसेजेस के लिए मैं वेट कर रहा हूं। लेट्स क्विकली सी कितने बच्चे आंसर करवाते हैं। हरिति सुपर आंसर, रुनाल वेरी नाइस, निष्ठा, संजना वेरी नाइस, वसव बहुत बढ़िया। एबीसीडी लिखो ना, खाली पूरा क्यों लिख रहे हो, एबीसीडी लिख सकते हो। वेरी नाइस मोक्ष, यस शैली, प्लीज चेक योर आंसर। भव्य, धृति चेक योर आंसर। यही मैं चाह रहा हूं कि आप पैनिक होके कुछ ना कुछ यूनिट पे टिक करके ही आओ, मैं यही तो चाह रहा हूं और वही बच्चों ने किया है। बच्चे बोल रहे हैं सर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अरे भाई कैसे होगा, आप मुझे बताओ। सबसे पहले आप केपी का एक्सप्रेशन बनाओ, केपी का एक्सप्रेशन बनाओगे तो बनेगा कंसंट्रेशन ऑफ H2, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 into partial pressure of I2 divided by partial pressure of HI का स्क्वायर। अब आप सोचो ना, यहाँ पर डेल्टा NG क्या है, 0 है भाई, डेल्टा NG 0 है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, ATM raised to power 0, anything raised to power 0 is 1। मतलब ये कैसा क्वांटिटी हो गया, यूनिटलेस हो गया मेरे बच्चे, यूनिटलेस। तो यस, केपी और केसी यूनिटलेस हो सकते हैं और यही एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा गया है। जेडब्ल्यू मेंस 2016 का क्वेश्चन है ये, जस्ट इमेजिन, जेडब्ल्यू मेंस का क्वेश्चन है ये, जहां उसने पूछा व्हेन विल द यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बी यूनिटलेस, और उसके अंदर ए बी सी डी करके ऑप्शंस दिए थे। तो वहां आपको लिखना है व्हेन द टोटल मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स आर इक्वल टू द टोटल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, then your equilibrium constants unit become unitless. Is that clear? All of you, are you clear with this? 100%. Give me a thumbs up. चलो जल्दी फटाफट से thumbs up दे दीजिए, जल्दी। गुड। तो इसी तरीके से बस क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू कॉन्सेप्ट बेस्ड 1 मार्कर, जहां बच्चे एग्जाम देने के बाद पता क्या बोलते हैं, सर बाकी सब तो अच्छे से हो गया, सर 1 मार्कर ने लगा दिया हमारी, है ना। ऐसा ही होता है। तो 1 मार्कर जो है ना, वो जनरली ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट में से उठाया जाता है, और हमारी आदत है सर कि बेसिक कॉन्सेप्ट तो हम कभी पढ़े ही नहीं है। हम तो धुरेंद्र हैं, हम तो सीधा हाई लेवल पढ़ते हैं, बेसिक तो गया भाड़ में, ठीक है। और वही भाड़ से वो लोग क्या उठा लेते हैं, क्वेश्चन उठा लेते हैं। सो विद दिस आई फिनिश the numericals of the basic portion. Now we are moving into the more detailed part. अब देखो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सिखाया, पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन बनाना सिखाया ना। पहले 5-6 क्वेश्चंस जो थे वो इसी के ऊपर थे। फिर मैंने नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस दिए जहां मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का आपको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना सिखाया, है ना। मैंने आपको सिखाया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहां पर हैशटैग सिंग्स इंपॉर्टेंट ऐसा लिख लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, ध्यान से देखना, व्हाट्स इंपॉर्टेंट ओवर हियर, हैशटैग IMP_मंजूत, हैशटैग सिंग्स इंपॉर्टेंट, कुछ भी लिख सकते हो। यहां ध्यान दीजिएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब आप कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो हमेशा ध्यान देना, ये गलती आप करोगे ही करोगे कि कहीं आपको मोल्स तो नहीं दिया हुआ,
मोल्स दिया होगा तो कन्वर्ट देम इनटू कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे? मोल्स को गिवन वॉल्यूम से डिवाइड करोगे। हाँ, आपकी अगर किस्मत अच्छी रही और अगर उसका वॉल्यूम भी 1 लीटर ही है तो जो मोल्स है वही आपका कंसंट्रेशन भी हो जाएगा। ठीक है, जो मोल्स है वही आपका कंसंट्रेशन हो जाएगा। लेकिन जनरली आपको चेक करने के लिए वो यहाँ 1 लीटर ना रखते हुए या तो 10 लीटर रखेगा या 100 लीटर रखेगा, समथिंग लाइक दैट। वेरी इजी कैलकुलेशन ही विल कीप, बट वो रखेगा। और इसी के अंदर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करो कि ये वाला कन्वर्जन स्टेप बाय स्टेप हर एक रिएक्टेंट और हर एक प्रोडक्ट की करने की बजाय आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन बनाओ और वहां चेक करो कि कहीं वॉल्यूम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला कैंसिल तो नहीं हो रहा पूरा का पूरा। अगर कैंसिल हो रहा होता तो फिर करने की जरूरत नहीं है, फिर तो जो मोल्स दिया है वही सही है ना, क्योंकि वॉल्यूम तो कैंसिल आउट हो रहा है एक्सप्रेशन में, है कि नहीं? तो ये है आपकी छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको हेल्प करेंगी। मे इट बी और नीट, मे इट बी और जेडब्ल्यू मेंस या फिर एडवांस, जो भी आप तैयारी कर रहे हो। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड लेट्स गो फॉर टुडेज क्लास, जहां हमने के इक्विलिब्रियम का मैग्नीट्यूड लेना सीखा। अब हम सीखेंगे कि अगर आपको कोई रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम पता है, अगर आपको उसका मैग्नीट्यूड पता है, तो वो मैग्नीट्यूड का काम आपके लिए कहां लगेगा। एंड दैट इज व्हाट इज बेसिकली एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लेक्चर नंबर 4 जो आपका आया है। आई एम नॉट गोइंग टू रिव्यू, आई एम नॉट गोइंग टू सॉरी इन गो इन डिटेल, मैं फटाफट से पॉइंट्स रखूंगा। कोई पॉइंट में अगर आपको समझ में नहीं आया है तो अभी आप पूछ सकते हो, और भी समझ नहीं आया है तो वीडियो वापस से देखो। एंड आपकी जो क्लास की रिकॉर्डिंग्स हैं वो आपके गूगल क्लासरूम में डाली जाएंगी फॉर ओनली 2 डेज, ओनली 2 डेज। 2 डेज के बाद ऑटोमेटिकली वो रिकॉर्डिंग उठ जाएगी। तो अगर आपको रिवाइज करना है तो आई एम गिविंग यू 2 डेज टू रिवाइज। ठीक है, ऑलराइट, चलो। तो पहला पहला एप्लीकेशन, अगर आपको किसी भी इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है तो दैट विल हेल्प यू टू प्रिडिक्ट whether whether the reaction is product oriented या reactant oriented, या फिर दोनों में से किसी के भी ओरिएंटेड नहीं है। आपको इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी मिलेगा। ठीक है, उसके लिए हमने ये 3 कंडीशंस रखी थी, याद आया सबको वीडियो के अंदर, है ना? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। अगर k ग्रेटर देन 10 टू द पावर 3 है, मतलब k की वैल्यू बहुत लार्ज है, तो k बस ऐसे याद रखो, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है ना। अगर k की वैल्यू लार्ज है मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, रिएक्टेंट की वैल्यू बहुत कम होगी, तभी तो हुआ है वो। अगर ये कंडीशन है तो मतलब प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट्स, इसीलिए तो प्रोडक्ट्स बनना चाह रहे हैं, राइट? स्टेबिलिटी पे कमेंट हो सकता है इसकी वैल्यू को देख के। और ये है आपका एमसीक्यू क्वेश्चन जेडब्ल्यू 2014 में ये क्वेश्चन पूछा था कि भाई इफ k इज वैल्यू इज ग्रेटर देन 10 टू द पावर 3, तो बच्चे एक्साइट हो गए क्वेश्चन देके, और ऑप्शन में पता है क्या था? स्टेबिलिटी के ऊपर कमेंट करने के लिए बोला था। और बच्चे क्लास में सोचते हैं कि सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि प्रोडक्ट ओरिएंटेड है कि रिएक्टेंट ओरिएंटेड है। नहीं, वो ऐसे क्वेश्चंस थे दैट प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट्स, reactants are more stable than products, products and reactants have almost equal stability and none of the above। और बच्चे वहां पर क्या हो गया? परेशान हो गए कि अरे यार ये तो हमने सीखा ही नहीं, बट उन्होंने कॉमन सेंस नहीं लगाया कि प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है मतलब वो ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए तो बन रहा है। इज दैट क्लियर? परफेक्ट है। चलो मोक्ष, आई विल कम टू योर डाउट, जस्ट होल्ड ऑन। स्टेबिलिटी के ऊपर कमेंट हो गया, सेम वेज के पी बाय आर, पी कम रहा होगा आर ज्यादा रहा होगा, इसीलिए तो रिएक्टेंट फेवर्ड है, इसीलिए तो रिएक्टेंट फेवर्ड है जब k की वैल्यू 10 टू द पावर -3। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर ये कैसे डिसाइड किया उन्होंने 10 टू द पावर t 10 टू द पावर -3 है ना, ये रेंज कैसे डिसाइड की? सी अगेन मैंने वीडियो में भी बोला है कि ये सब चीजें आर डन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। लेबोरेटरी पे एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज देखी जाती हैं और वहां पर ये 10 टू द पावर 3 से ऊपर जाने पे ऐसा पता चलता है कि प्रोडक्ट स्टेबिलिटी ज्यादा है या प्रोडक्ट ओरिएंटेड है आपका रिएक्शन। इज दैट क्लियर? सो दीज आर ऑल एक्सपेरिमेंटल, बट उसमें से एक स्टैंडर्ड रिजल्ट निकल के आया, वो रिजल्ट हमें ध्यान रखना होता है और इसका भरपूर यूज आज के एक न्यूमेरिकल में करने वाला हूं। शायद वो न्यूमेरिकल आपके लिए होमवर्क रहेगा, देखते हैं कितने बच्चे उसके अंदर दिमाग लगाते हैं। बट लेट्स हैव डाउट ऑफ मोक्ष, आवर हाइड्रोजन ऑफ द क्लास। बोलिए बच्चे।
सर मेरा डाउट ये था कि जो लास्ट कंडीशन आपने दी है कि 10 पावर -3 इज लेस देन के, सर उस वाली में अगर सर के की वैल्यू ऑलमोस्ट अगर 10 टू द पावर -3 के ऑलमोस्ट नजदीक हो और उस साइड भी अगर 10 टू द पावर 3 के भी ऑलमोस्ट नजदीक हो, तो सर वो स्टेट थोड़ी इक्विलिब्रियम बोलेगा, वो कहलाएगा कि वो भी इक्विलिब्रियम कहलाएगा। अगेन बच्चे, वी आर टॉकिंग अबाउट the middle values, we are not talking about the equality. अगर almost equality के बराबर है, almost 10 to the power 3 है, almost 10 to the power -3 है, तो फिर आप वो पहली दो कंडीशंस देखोगे, फिर आप ये वाली कंडीशन नहीं देखोगे। आपके पास नहीं सर, लेकिन अगर थियोरेट अगर प्रैक्टिकली पूछ रहा हूँ, वैसे तो समझ आ गया मुझे। प्रैक्टिकली तो फिर प्रैक्टिकल में तो बच्चे थ्योरी बिल्कुल जीरो हो जाती है ना, वहां तो बेसिकली सब कुछ आपके रिजल्ट्स जो दिख रहे हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, फिर वहां तो थ्योरी कुछ काम ही नहीं आ रही है। ओके सर, थैंक वो यू। बात ही खत्म हो जाती है। इज दैट क्लियर? यस एक्सपेरिमेंट से ऊपर तो कुछ भी नहीं है फिर। चलिए लेट्स गो अहेड। पॉइंट नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके इक्विलिब्रियम के हर एक न्यूमेरिकल में यूज होगा। के इक्विलिब्रियम की वैल्यू अगर आपको पता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अगर आपको पता है, इट विल हेल्प यू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। सर डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, यस। रैंडमली अगर मैंने आपको कुछ कंसंट्रेशंस दे दी कि भाई एक रिएक्शन है, लेट्स से एक रिएक्शन है H2 plus I2 going to twice of HI, लेट्स सपोज ये एक ऐसा रिएक्शन दिया मैंने आपको, मैंने बोला इनिशियली टाइम t इक्वल्स टू 0 पे इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल लिया है, और मैंने बोल दिया कि K का वैल्यू इसका 2 है। सपोज करो, मैंने जनरल रिएक्शन से आपको वीडियो में समझाया है और एक एक्चुअल रिएक्शन लेके यहां पर समझा रहा हूं। अब वो पूछता है कि जब आपने एक बक्से में ये कंसंट्रेशंस लिए, किसके, HI के, I2 के और H2 के कंसंट्रेशंस लिए या मोल्स लिए इन द वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर, सपोज करो, तो 1 लीटर है तो मतलब कंसंट्रेशन भी यही हो गया। हाँ कि ना? ये चेक रखना, हमेशा ये चेक रखना कि मोल्स दिए हैं कि कंसंट्रेशंस दिए हैं, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। तो वो पूछता है कि बताओ जब ये इक्विलिब्रियम की तरफ जाएगा रिएक्शन, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा कि घटेगा, या फिर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा कि घटेगा? सर वो तो डिपेंड करेगा कि ये फॉरवर्ड जाएगा यहां से कि बैकवर्ड जाएगा, हाँ कि ना? तो हमें यही तो जानना है कि एक रैंडम पोजीशन से रिएक्शन पहले तो फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड जाएगा, तभी हम कमेंट कर पाएंगे कि HI का कंसंट्रेशन बढ़ेगा कि घटेगा। तो उसी के लिए यहां पर मैं लेके आया था रिएक्शन कोशेंट, और मैंने यहां पर एक बड़ा ही गंदा सा जोक मारा था, याद है? बड़ा ही गंदा सा जोक मारा था। मैंने आपको Q का एक्सप्रेशन दिया था और मैंने पूछा था कि Q और K के एक्सप्रेशन में क्या फर्क है, और मैंने वहां बोला था कि ये बंदा ब्लैक में लिखा हुआ है और ये बंदा जो है वो रेड में लिखा हुआ है। एंड दिस जोक this joke has been taken up from one of my students only. मैंने क्लास में ऐसे ओपन एंडेड क्वेश्चन कर दिया था, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ Q एंड K's एक्सप्रेशन दैट इज रिटन ऑन द बोर्ड। वहां पर भी मैंने ब्लू कलर के मार्कर और रेड कलर के मार्कर से लिखा था, और वो बच्चे ने इतना वैलिड मेरे को, the kid fought with me, सर आपने तो पूछा डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस तो सर ये भी है कि ब्लू और रेड है, राइट? मैंने तो उसको ये थोड़ी पूछा कि टेक्निकली क्या डिफरेंस है, मैंने तो ये पूछा कि डिफरेंस क्या लग रहा है, तो उसने बोला कि सर ब्लू और रेड। सो दैट इज अ लाइक good sense of humor, so you should always have that in your classes. But yes, आपको ये चीज याद रखनी है कि Q के अंदर जो आप प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ले रहे हो ना, वो कहां पर ले रहे हो, एट इक्विलिब्रियम कंडीशंस ले रहे हो, करेक्ट? और K के अंदर जो आप प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ले रहे हो ना, वो आप एट नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशंस ले रहे हो। बस इतना ध्यान देना है, तो ही आपके दिमाग में ये चीज बैठेगी। इज दैट क्लियर? श्योर है? गिव मी थम्स अप टिल हियर। चलो फटाफट से, जल्दी से फटाफट से थम्स अप दे दीजिए। यहां तक सबको क्लियर? उसके बाद फिर मैंने 3 कंडीशंस दी थी। गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया, सुपर्ब सुपर्ब। तो जितने लोगों ने अभी थम्स अप दिया है ना, उनसे ये तो पता चल गया है कि वो लोग वीडियो तो नहीं देख के आए हैं, क्योंकि और अगर उन्होंने वीडियो देखी है तो उन्होंने नोट्स अच्छे से नहीं बनाए हैं, क्योंकि सर ने यहां पर एक बहुत बड़ा गूफ अप कर दिया।
Q की वैल्यू में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होता है, और K के अंदर जो ये कंसंट्रेशंस हैं, एक्टिव मासेस हैं, वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस होती हैं। अरे भाई मंजोत सर से बच के कहां जाओगे, किधर जाओगे? जिस भी बिल में छुपे होगे मैं निकाल डालूंगा तुम लोगों को वहां से। जग जाओ, अब जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं जग जाओ, ठीक है? ये इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, Q और K के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। ये हर जगह यूज होगा, हर जगह, हर न्यूमेरिकल में यूज होगा। हर बार आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या Q और K के बीच में डिफरेंस है, कि Q K के इक्वल है, आपको चेक करना ही पड़ेगा। तो जितने बच्चों ने अभी थम्स अप दिया है उनसे मेरे को ये तो पता चल गया उन्होंने नोट्स तो नहीं बनाए हैं, ठीक है? और अगर बनाए हैं तो मजे मजे में बनाए हैं। दे आर नॉट सिंसियर अबाउट देयर स्टडीज, सो आई वुड रिक्वेस्ट देम टू बिकम सिंसियर। इज दैट क्लियर? अब सिंपल सी बात है यार, अगर Q K के इक्वल है तो रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे है, तो जो भी कंसंट्रेशंस दी हैं वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस हैं, करेक्ट? सिंपल सा रिएक्शन A प्लस बी गोइंग टू ए बी है, इसका K वैल्यू आपको दिया हुआ 2, इसका दिया 1 मोल 2 मोल इन अ 1 लीटर फ्लास्क, ऐसा बोल दिया। क्या ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस हैं? क्या ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस हैं? तो आप बोलोगे सर सिंपली Q निकाल लो, Q इज कंसंट्रेशन ऑफ AB, दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 1 into 1, दैट इज 1 into 1। यस सर, Q K के इक्वल है, यस इट इज इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। लेकिन अगर ऐसे ही मैंने Q की कंडीशन दे दी ग्रेटर देन K वाली, सपोज करो मैंने यहां इसको 4 मोल कर दिया, K की वैल्यू अभी भी 2 ही है, तो Q की वैल्यू ग्रेटर देन K हो गई। अब ध्यान से सुनो, अगर Q की वैल्यू ग्रेटर देन K है तो मतलब Q K के बराबर होना चाहेगा, क्योंकि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे जाना चाहता है। उसके लिए Q की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा? डिक्रीज होना पड़ेगा। और Q की वैल्यू को डिक्रीज होने के लिए, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट डिक्रीज होने के लिए रिएक्टेंट बढ़ना जरूरी है, प्रोडक्ट घटना जरूरी है। ये तो सिंपल मैथ्स है यार, डिनोमिनेटर बढ़ता है न्यूमरेटर घटता है तो वैल्यू छोटी होती है ना। तो बस Q को डिक्रीज होने के लिए रिएक्टेंट को बढ़ना है, प्रोडक्ट को घटना है। प्रोडक्ट को घटने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन जो है उस पर्टिकुलर पोजीशन से, जो गिवन पोजीशन है, कौन सी पोजीशन? 1114 जो दिया है वहां से रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ेगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन घटेगा। जब तक इक्विलिब्रियम पे पहुंचोगे तो यहां पर 4 में से कुछ वैल्यू माइनस हो गई होगी और 1 में कुछ वैल्यू ऐड हो गई होगी, हाँ कि ना? अरे भाई दे दो मेरे को प्लीज, थम्स अप दे दो, फटाफट से एक्टिव हो जाओ। तो यहां से पता चल गया अगर Q ग्रेटर देन K है तो रिवर्स डायरेक्शन फेवर होगा। अब ये रटने वाली बात नहीं है, ये रटने वाली बात नहीं है। कुछ बच्चे इसको रट लेते हैं, रटो मत यार। Q ग्रेटर देन K है, इट वांट्स टू बिकम इक्वल्स टू K। इक्वल टू K होने के लिए प्रोडक्ट का घटना जरूरी है, रिएक्टेंट का बढ़ना जरूरी है। तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में ही होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में थोड़ी होगा। फॉरवर्ड में तो रिएक्टेंट घट रहा है और प्रोडक्ट बढ़ रहा है, हाँ कि ना? जल्दी से फटाफट से तालियां दो, लाफिंग सिंबल डालो। इतने सारे रिएक्शंस हैं यार, कुछ भी नहीं करते हो तुम लोग, तो एकदम बोरिंग। जल्दी जल्दी, कमान कमान। 2 बच्चों के आए खाली रिएक्शंस, बाकी तो सब सुस्त होके बैठे हुए, कैमरा ऑफ करके। ग्रेट, चल। एंड फाइनली लास्ट, अगर Q लेसर देन K है तो अब आई थिंक मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। Q लेसर देन K है तो प्रोडक्ट को बढ़ना जरूरी है, रिएक्टेंट का घटना जरूरी है। इन दैट केस फॉरवर्ड डायरेक्शन शुड बी फेवर्ड। इज दैट क्लियर? और इसी के बेसिस पे आपका नेक्स्ट जो है वो इसी पे निर्भर करता है, जहां हमने कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन देखा और हमने एक जनरल रिएक्शन के लिए आपको कुछ समझाया, फिर हमने आपको बताया एक यहाँ पर एक दूसरा रिएक्शन भी लिया मैंने, जहां पर मैंने आपको बोला A2 प्लस B2 इज गोइंग टू ट्वाइस ऑफ AB। याद है मैंने ये भी रिएक्शन लिया था। मैंने आपको बताया था कि अगर इसका इनिशियली 1 मोल और इसका भी 1 मोल दिया है, और अगर इसका K का वैल्यू 2 है, अगर K का वैल्यू 2 है तो मतलब Q जो है दैट इज लेसर देन K, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन फेवर होगा।
फॉरवर्ड डायरेक्शन फेवर होगा तो मतलब इक्विलिब्रियम पे पहुंचने पे इसमें से कुछ वैल्यू माइनस, इसमें से भी कुछ वैल्यू माइनस और इसमें कुछ वैल्यू प्लस होगी, है ना। और वो जो कुछ है ना, वो जो कुछ कुछ होता वाला कुछ है ना, वो जो कुछ है वो आपको कैसे अज्यूम करना है, वो आप किसी भी एक स्पीशी के रिस्पेक्ट में अज्यूम करो कि सपोज ए का जो कंजम्पशन हुआ है वो एक्स का हुआ है, A2 का, सॉरी, तो A2 के 1 मोल के कंजम्पशन पे B2 का कितना कंजम्पशन होने वाला था, 1 मोल। तो x मोल कंजम्पशन से कितना मोल कंज्यूम हो जाएगा, x, तो उसमें से भी x उड़ जाएगा। A का अगर 1 मोल कंज्यूम होता, पूरा का पूरा 1 मोल कंज्यूम होता, तो AB कितना बनने वाला था, 2 मोल। ये स्टोइकियोमेट्री आ गई आपकी, बेसिक स्टोइकियोमेट्री। तो यहां पर x मोल कंज्यूम होने पे यहां कितना बनेगा, कितना बनेगा, 1 से 2 बन रहा था तो x से कितना बनेगा, 2x, तो यहां पर 1 + 2x हो जाएगा। अब वो बोलता है फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको k की वैल्यू 2 दी हुई है, 1 + 2x का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, डिवाइडेड बाय 1 - x इनटू 1 - x, हाँ कि ना। एंड देन फाइनली सॉल्व फॉर x, और आप सीख के आए हैं बचपन से, मैथमेटिक्स इतना सीखा हुआ है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे, x की 2 वैल्यूज आएंगी, पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू आपके काम की होगी, नेगेटिव वैल्यू आपके काम की नहीं होगी यहाँ पर। इज दैट क्लियर? 100% ऑल ऑफ यू, पक्का सबको समझ में आया? क्योंकि देखो इसी के बेसिस पे नेक्स्ट टॉपिक आने जा रहा है, वो टॉपिक समझाऊंगा, फिर हम न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे। आज का क्लास बहुत मजेदार होने वाला है। यस वसफ, डाउट? सर आपने जो बोला x और x की 2 वैल्यू निकलेगी प्लस और माइनस, सर तो इसमें मींस नेगेटिव वाला कंसीडर होगा ना? पॉजिटिव वाला बच्चे। सर पर वो पॉजिटिव क्यों सर? अगेन अगेन मैं अगर आपको एक्चुअली में बताऊं, आपका क्वेश्चन एकदम वैलिड है, अगर मैं आपको एक्चुअली में बताऊं तो आपको, आपके लिए तो x की दोनों वैल्यूज देखनी पड़ेंगी। कैसे, मैं आपको बताता हूं। सपोज करो यहां पर x की वैल्यू आई, लेट्स से एक आई -2, सपोज करो, सपोज, ओके, हाइपोथेटिकली, और दूसरी वैल्यू आई 2, सपोज, करेक्ट। अब अगर मैं इस 2 को यहां डालता हूं तो ये तो वैल्यू होगी 1 - 2 और वैल्यू आ गई -1। क्या कंसंट्रेशन नेगेटिव हो सकता है? नहीं। तो मतलब यहां पर पॉजिटिव वैल्यू मेरे लिए हानिकारक है, निकालो इसको यहां से। तो आपको दोनों वैल्यूज कंसीडरेशन में लेनी है, बट जनरली आप देखोगे, मैंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि जनरली आपका जो पॉजिटिव वैल्यू है वो आपकी इक्वेशन में फिट होगा। इज दैट ओके वसफ? एम आई एबल टू क्लियर योर डाउट? ये वैल्यू, ये जो यहां पर आई है ना, इसको x की जगह पे डाल के देखो, क्या वो आपको रिक्वायर्ड वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अच्छा, कई बार ऐसा होगा, कई बार ऐसा होगा कि आपको x की दोनों पॉजिटिव वैल्यूज भी मिल जाएंगी, हो सकता है x की दोनों पॉजिटिव वैल्यूज भी मिल जाए। तो उस केस में अगेन डाल के देखोगे कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन किस केस में डिक्रीज हो रहा है, जहां डिक्रीज हो रहा है वो आपकी वैल्यू होगी। आर यू गेटिंग? सिंपल मैथ्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। परफेक्ट है? श्योर? भाई वसफ का डाउट एकदम वैलिड था, अगर इसके दिमाग में ये डाउट आ सकता है तो भाई सबके दिमाग में ये डाउट आना चाहिए था। नहीं आ रहा है तो उन्होंने आपके लिए डाउट क्लियर कर दिया है। परफेक्ट है, 100%। चलो अभी आगे आ जाओ, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले वो टॉपिक कर लेते हैं, फिर आपको आपके फेवरेट पार्ट से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, दैट इज नोन एज क्वेश्चंस ऑफ दिस पार्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। Come on, everyone, pens in your hand, notebooks beside you, and complete attention on the screen. ठीक है, अभी के लिए पहले स्क्रीन पे अटेंशन दो, फिर जब मैं आपको बोलना है लिखना है तब लिखना है। देखो डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, पहले मैं टॉपिक समझा देता हूं। डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है? सिंपली डिकम्पोजिशन। नाम सुना है ना, डिकम्पोजिशन।
सुना है ना? अच्छा, अगर सुना है तो मुझे बताओ, मैंने ये रिएक्शन लिखा N2 plus H2 going to NH3, क्या ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? क्या ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? यस और नो, Y और N, ऐसा आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो। एंड बाय द टाइम मृणाल आप मुझे बता दो कि यस और नो। सर यस ये डिकम्पोजिशन है। आर यू सर, श्योर? क्योंकि हाँ सर, क्योंकि दो रिवर्सिबल मतलब NH3 से N2 plus H2 भी हो सकता है। अगेन अगेन बच्चे अंडरस्टैंड, मेरे लिए ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं, सर तो नहीं है, नहीं है। तो नहीं है। परफेक्ट है। यस सर। इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन और फॉर्मेशन रिएक्शन, मैं ऐसा बोलूंगा, इट्स अ फॉर्मेशन रिएक्शन, यहां मैं अमोनिया को फॉर्म कर रहा हूं। अच्छा मुझे बताओ, क्या ये रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? क्या ये है? यस और नो? परफेक्ट है, 100%। ओके गुड। क्या ये जो मैं लिख रहा हूं, क्या ये डिकम्पोजिशन है? करेक्ट है, सिंपल है। ओके, अब ध्यान यहां पर रखना, क्योंकि अब आपके कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। ध्यान से देखो, ये डिकम्पोजिशन, ये डिकम्पोजिशन, ये डिकम्पोजिशन नहीं है। यू आर 100% राइट, यू आर 100% राइट। लेकिन इन रिएक्शंस में अगर आप देखो तो यहां पर रिवर्सिबिलिटी है ना? ओके, मैं आपका आंसर चेंज नहीं कर रहा हूं। मृणाल वाज कंप्लीटली रॉन्ग, ये डिकम्पोजिशन नहीं है। रिवर्सिबल की वजह से मैं इसको डिकम्पोजिशन नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। करेक्ट। लेकिन यहां पर जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ध्यान दो। मैं एक जनरल रिएक्शन ले रहा हूं दिस, क्या ये डिकम्पोजिशन है? एग्री करते हो? ए बी इज गोइंग टू ए प्लस बी, ठीक है। मैंने शुरू किया इनिशियली 1 मोल से। कहां से शुरू किया? 1 मोल ऑफ ए बी से। तो इनिशियली टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे इसका कितना मोल रहा होगा? 0 एंड 0, हाँ कि ना? ओके चलो, एट t इज इक्वल्स टू t इक्विलिब्रियम पे मैंने बोला कि बेटा इक्विलिब्रियम पे मेरे को दिखा इसके 0.6 मोल्स, तो इसके और इसके कितने मोल्स हुए होंगे? कोई बता सकता है मेरे को? अगर इसके 0.6 मोल्स हैं तो इसके और इसके कितने रहे होंगे? कैन एनीबॉडी टेल मी? दिस इज सिंपल स्टोइकियोमेट्री, सिंपल स्टोइकियोमेट्री। जिस भी बच्चे ने आंसर दिया 0.2 एंड 0.2, वो दिमाग लगाए, क्या उसने स्टोइकियोमेट्री लगाया है? क्या उसने स्टोइकियोमेट्री लगाया? ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट इनटू। मैं बोल रहा हूं कि 1 में से 0.6 बचा हुआ है, मतलब 1 में से 0.4 निकला होगा, हाँ कि ना? गिव मी थम्स अप टिल हियर, हाँ कि ना? जल्दी फटाफट से। 0.6 बचा है मतलब 1 में से 0.4 निकला होगा। अच्छा, अब स्टोइकियोमेट्री देखो, वो बोलती है कि अगर 1 मोल पूरा खर्च हुआ होता ए बी का, तो ए का बना होता 1 मोल, बी का भी बना होता 1 मोल। अगर 1 मोल पूरा खर्च हुआ था, लेकिन यहां कितना खर्च हुआ है? कितना खर्च हुआ है? 0.4। तो अगर 1 में से 1 बनने वाला था तो 0.4 में से कितना बनेगा? 0.4। 1 में से 1 बनने वाला था तो यहां कितना बनेगा? 0.4। प्लीज गलती से भी 0.4 को डिवाइड मत कर देना, आपकी स्टोइकियोमेट्री आपको बताएगी। आप अपना इमेजिनेशन मत लगाओ कि यार हाफ कर दो क्वांटिटी को। आपको कैसे पता भाई हाफ करना है? आपकी स्टोइकियोमेट्री आपको बताएगी। एंड दैट्स द रीजन चैप्टर नंबर 1 में मैं चीख चीख के ये चीज बोल रहा था कि स्टोइकियोमेट्री को अपना स्ट्रेंथ बनाओ, बिकॉज ये हर चैप्टर में आपको तंग करने आएगी। इज दैट क्लियर? 1 मोल से 1 बन रहा है तो 0.4 से 0.4 बनेगा। तो आप समझो मेरे बच्चे, एट इक्विलिब्रियम, ध्यान से सुनो, ये रिवर्सिबल होने की वजह से ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आया ना। और अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आया तो इक्विलिब्रियम पे मेरा इसका 0.6 था, इसका 0.4 था, इसका 0.4 था, मतलब पूरा 1 मोल खर्च, पूरा 1 मोल डिकम्पोज नहीं हो पाया। कितना डिकम्पोज हुआ? 0.4। So that 0.4 is known as degree of dissociation. Is that clear? Degree of dissociation of the substance. तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको? कैसे डिफाइन करेंगे? डेफिनेशन होगा नंबर ऑफ मोल्स dissociated, number of moles
dissociated per mole of the reactant. Number of moles dissociated per mole of the reactant. यहां करेक्शन देखो, at equilibrium. Number of moles dissociated per mole of the reactant at equilibrium is defined as degree of dissociation. देखो, एक मोल में से जितना डिसोसिएट होगा उसी को हम बोलेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एक मोल में से, अभी मैं जनरलाइज करूंगा इस स्टेटमेंट को, सो प्लीज ये इक्वेशन को मैं जनरलाइज करूंगा। आई वांट एवरीवन्स अटेंशन, गिव मी अ थम्स अप। डेफिनेशन समझ में आया सबको? सर, एक मोल सब्सटेंस में से जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसोसिएट होता है अप टिल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, उसी को हम बोलेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब सब लोग यहां पर ध्यान देंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डिनोटेड बाय अ वेरी स्पेशल कैरेक्टर जिसको हम बोलते हैं अल्फा। दिस इज नोन एज अल्फा, करेक्ट? अब कंसंट्रेट ओवर हियर। मैं बोल रहा हूं एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे मैंने इसका 1 मोल लिया और मैंने आपको बोला कि इस AB का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 0.4। जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तो इक्विलिब्रियम पे आप बोलोगे सर इसमें एक मोल में से कितना उड़ गया होगा? 0.4। ये कितना बना होगा सर? 0.4 एंड 0.4 कैसे पता चल रहा है सर? स्टोइकियोमेट्री बता रहा है 1 से 1 बनता है, 1 से 1 बनता है तो 0.4 से 0.4 बनेगा। यस, अच्छा, कंडीशन चेंज। कंडीशन चेंज मैंने बोल दिया, इनिशियली मैंने इसके कितने मोल लिए हैं? 2 मोल। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मैंने इनिशियली इसके कितने मोल लिए हैं? 2 मोल। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अभी भी 0.4 है। क्या कोई मुझे अब बता सकता है इक्विलिब्रियम पे क्या कंडीशन होगी? क्या कोई बता सकता है मेरे को इक्विलिब्रियम पे क्या कंडीशन होगी? इफ यू आर एबल टू गिव दिस आंसर ना, तो आगे जो मैं करने जा रहा हूं वो आपको एकदम परफेक्टली समझ में आएगा। 0.4 का मतलब समझ में आना चाहिए। 0.4 का मतलब ये है कि एक मोल अगर होता तो उसमें से 0.4 गया होता। अभी कितना है आपके पास? 2 मोल। हिंट दिया मैंने आपको, हिंट दिया मैंने आपको। एक मोल अगर होता तो 0.4 जाता, 2 मोल है तो कितना जाएगा? यस, सेठ बताओ। सर स्क्वायर होगा शायद 0.4 का। मैथ्स आता है बच्चे? मैथ्स है, बायो है? मैथ्स मैथ्स, सुपर सुपर। मैथ्स में हालत कैसी है? मार्क्स अच्छे आ रहे हैं? हाँ सर, तो या तो फिर 0.8 होगा फिर। बता, एक मोल से अगर 0.4 निकल रहा है तो 2 मोल से कितना निकलेगा? स्क्वायर होगा। 0.8 स्क्वायर कैसे हुआ भाई? इनटू 2 हुआ, स्क्वायर कैसे हुआ? सर वो आपने बताया था ना, मतलब स्क्वायर कोई और कॉन्सेप्ट लगा दिया सर। कॉन्सेप्ट मिक्स मत करो यार, कॉन्सेप्ट मिक्स मत करो। इज दैट क्लियर? चलो अभी याद ध्यान दो। तो भाई देखो यहाँ पर कितना 2 into 0.4 डिसोसिएट होगा। सिंपल, मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2 into 0.4 डिसोसिएट होगा। काफी सारे बच्चों ने हमें बता दिया सर 0.8 परफेक्टली राइट हो, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्टली राइट हो। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 2 माइनस, देखो इनिशियली 2 मोल था, इसमें से कितना उड़ गया? 2 into 0.4 उड़ गया। अच्छा, यहां कितना बना होगा? यहां कितना बना होगा? एक मोल से एक मोल बनने वाला था, तो 2 into 0.4 डिसोसिएट होने पे कितना बनेगा? कितना बनेगा बताओ? यस दर्श बताओ मेरे को, कितना बनेगा यहाँ पर? ए और बी? 2 into 0.4। वेरी नाइस, 2 into 0.4 सर, और 2 into 0.4 करेक्ट है? यस सर। तो एग्री करते हैं? एग्री करते हैं सब लोग? यस, पक्का, श्योर? चलो अभी यहां ध्यान दो। ऐसे ही अगर मैंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अभी भी आपको 0.4 दिया हुआ है और मैंने बोल दिया ये 3 मोल ले लिया मैंने, 3 मोल, तो अब इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा बताओ? क्या होगा? 3 माइनस 3 into 0.4, क्या ये हो जाएगा 3 into 0.4 और ये भी हो जाएगा 3 into 0.4? ये समझ में आ रहा है? ये इक्वेशन बच्चे समझ में नहीं आएगी तो चैप्टर का जो सेकंड हाफ है ना वो बत्ती गुल हो जाएगा आपका, इसीलिए मैं टाइम लेके समझा रहा हूं। सो प्लीज कंसंट्रेट ओवर हियर, एवरीबॉडी इज देयर इन द क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट, 100% गुड। चलो अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अभी भी 0.4 ही है, लेकिन अब मैंने ले लिया सी मोल्स।
कितना ले लिया, सी मोल्स। जनरलाइज कर रहे हैं अब हम, कुछ भी सी मोल्स अगर आपको दिया है तो क्या मैं इक्विलिब्रियम पे लिख सकता हूं C माइनस C इंटू 0.4 होगा। हाँ, क्या ये C इंटू 0.4 बनेगा और क्या ये भी C इंटू 0.4 बनेगा? हाँ कि ना? सब लोग एग्री करते हैं ये? एवरीवन इज देयर इन द क्लास? सब लोग यस यस? आस्क द डाउट, जिसने नो लिखा है चैट बॉक्स में, जिसको समझ नहीं आया है, यस आस्क बच्चे, व्हाट्स द डाउट? सर सी मोल्स ए बी के अंदर है तो ए बी के अंदर ही सी से करेंगे ना मल्टीप्लाई, बाकी सब में तो जितना स्टोइकियोमेट्री होगा उतने से करेंगे, राइट? सॉरी? सर सी मोल्स ए बी के अंदर है, राइट? हाँ। तो सिर्फ ए बी में सी से मल्टीप्लाई करेंगे ना? अरे बाबा, यहां पर अगर 2 मोल था तो 2 में से 2 इंटू 0.4 गया था। यस सर। हाँ, अब यहां पर 1 मोल से 1 मोल बनने वाला था तो 2 इंटू 0.4 डिसोसिएट होने पे ये कितना बना रहे थे आप? 2 इंटू 0.4। यस। हाँ कि ना? यस सर। ओके, तो अब कितना गया है? सी, ओके। यस सर। तो 1 मोल से 1 मोल बनने वाला था तो C इंटू 0.4 अगर ए भी गया है तो A कितना बनेगा? ए माइनस। करेक्ट। A यस सर। कितना? नहीं समझ में आया आपको ये? बच्चे हाँ या ना में जवाब दो तो ताकि मैं क्लास में आगे बढ़ सकूं। आप क्लास के बाद 5 मिनट यस रुकिएगा। सर, सॉरी लैग हो रहा था सर। ओके, अभी समझ में आया? यस सर। हाँ, कितना बनेगा A? सर ए में ए के मोल्स माइनस सी इंटू 0.4। अब कहाँ चली गई यार? सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूं कि अगर ए बी के 2 मोल्स में से 1 मोल डिसोसिएट हो रहा है, ए बी के 2 मोल में से 1 मोल डिसोसिएट हो रहा है, स्टोइकियोमेट्री हमें बता रही है कि 1 मोल डिसोसिएट होने से ये 1 और ये 1 बनने वाला था। यस सर। यहाँ अगर 1 मोल डिसोसिएट हुआ है तो A सी कितना माइनस बनेगा? सी इंटू 0.4। हाँ, C इंटू 0.4। C माइनस C इंटू 0.4 कहां से ला रहे हो? इनके तो इनिशियली 0 मोल्स थे ना यहाँ पर। ओके, यस सर, यस सर, गॉट इट। तो 0 प्लस C इंटू 0.4, एक्चुअली इक्वेशन ये होगा। यस सर। ओके, यस सर। अभी भी समझ नहीं आया है तो डाउट लेके मत यस जाना, सर, पता चल रुक गया। जाना यस 5 सर, आई मिनट। गॉट इट। ठीक है, C मोल्स यस लिए सर। ये बना C इंटू 0.4, ये C माइनस C इंटू 0.4 बचा, ये C इंटू 0.4 बना, ये C इंटू 0.4 बना। अब मुझे बताओ, अगर मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी आपको बोल दूं, जनरलाइज है अल्फा, कुछ वैल्यू अल्फा, तो क्या आप बोल सकते हो C माइनस C अल्फा डिसोसिएट हुआ होगा? यहां कितना बना होगा? C अल्फा एंड C अल्फा। समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रही है ये चीज? प्लीज गिव मी अ थम्स अप जल्दी से, फटाफट से, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़े। अब आपको क्वेश्चन के अंदर इसी तरीके से दिया जा सकता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे देगा और बोलेगा कि अब फाइंड आउट करो इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन क्या होंगी। तो आपको बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कैसे बनाना है। अब ये हर बार सेम होगा क्या? हर बार सेम होगा? आपको वो डाउट भी क्लियर कर देता हूं, ध्यान से देखो। आप ही के स्क्रीन के ऊपर यहां पर आने जा रहा है एक दूसरा जनरल रिएक्शन। अब देखो, अब देखो, मैं आपको बोल रहा हूं इसके अंदर भी ए बी का डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है। मतलब अगर ए बी के 1 मोल रहे होते तो इक्विलिब्रियम पे इसमें से अल्फा निकल गया होता। हाँ, ये कितना बना होता? 2 मोल से 1 मोल बनने वाला था, 2 मोल से 1 मोल बनने वाला था। तो अल्फा मोल से कितना बनेगा? अल्फा बाई 2। एग्री करते हो? है ना? 2 से 1 बनने वाला था तो अल्फा डिसोसिएट होने पे कितना बनेगा? तो ये ऊपर गया, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, ये डिवाइड हुआ, तो अल्फा बाई 2 आ गया। सिमिलरली B2 कितना बनेगा? सर ये भी अल्फा बाई 2 बनेगा। ऐसे ही अगर इसके इनिशियली C मोल्स लिए होते तो इसमें से गए कितने होते? C माइनस C अल्फा गए होते।
लेकिन सामने बने कितने होते, सी अल्फा बाई 2 एंड सी अल्फा बाई 2, क्योंकि दो मोल से एक मोल बनने वाला था, तो सी अल्फा से सी अल्फा बाई 2 बनेगा और सी अल्फा बाई 2 बनेगा। तो ये सब कुछ डिपेंड करेगा आपके बैलेंस्ड इक्वेशन पे। किस पे डिपेंड करेगा, बैलेंस्ड इक्वेशन पे। अगर बैलेंस्ड इक्वेशन बनानी आ गई और उसमें से आपको इस चीज का नॉलेज है कि स्टोइकियोमेट्री के साथ कैसे खेला जाता है, तो आपका इक्विलिब्रियम का 1/4 वॉर आप जीत चुके हो। 1/4 वॉर आप जीत चुके हो। क्लियर है ये चीज? चलो यहां तक थम्स अप दो, फटाफट सब लोग थम्स अप दो, क्योंकि आधे लोग तो वैसे ही क्लास छोड़ के चले गए, उनको क्लास में कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्लास छोड़ के निकल लिए। देयर वर 32 पार्टिसिपेंट्स इन द बिगनिंग, अभी सिर्फ 23 रह गए हैं, ठीक है? तो उनको तो अब हम हैंडल करेंगे आफ्टर वी टेक योर अटेंडेंस, है ना, क्लास के बाद। चलो अभी बढ़ते हैं आगे हमारे फेवरेट पार्ट की तरफ, जिसका नाम है ओए होए सर सिरदर्द क्वेश्चंस, है ना। और मंजोत सर की खासियत तो आप जानते हो, सर शुरू करते हैं एकदम पपलू क्वेश्चन से और फिर सर रियलाइज करवा देते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस जो हैं वो बिना प्रैक्टिस के नहीं आएंगे, क्वेश्चंस जो हैं वो बिना प्रैक्टिस के नहीं आएंगे। मैं आपको यहाँ पर क्लास में 10, 12, 15, 20, दैट्स माय लिमिटेशन बिकॉज ऑफ द टाइम, बट उस 20 को 200 बनाना आपका काम है और उसमें से डाउट्स पूछना आपका काम है। मैं डाउट्स के लिए अवेलेबल हूं, लेकिन क्या आप अपना काम कर रहे हो? मैं वैरायटी ले सकता हूं, मैं क्वालिटी ले सकता हूं, मैं क्वांटिटी नहीं करवा सकता, उतना टाइम ही नहीं होता अपने पास क्लास में, ठीक है? चलो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन कमिंग अप ऑन योर स्क्रीन। अमेजिंग क्वेश्चन है ये, अमेजिंग क्वेश्चन, ठीक है? स्टार्ट करेंगे बहुत ही इजी तरीके से, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाऊंगा। प्लीज कंसंट्रेट ओवर हियर एवरीवन, सी ऑन द स्क्रीन। क्या बोल रहा है? अ मिक्सचर ऑफ H2N2 NH3 विद मोलर कंसंट्रेशंस, मोलर कंसंट्रेशन दिस रिस्पेक्टिवली, ये ध्यान देना। तो यहां पर लिखते चले चलो, गिवन में कंसंट्रेशन ऑफ H2 दिया हुआ है 5 × 10⁻⁻3, ठीक है? कंसंट्रेशन ऑफ N2 दिया हुआ है, बस ये वैल्यूज लिखने में गड़बड़ मत कर देना, रिस्पेक्टिवली है 4 × 10⁻⁻3। कंसंट्रेशन ऑफ NH3 है that is 2 × 10⁻⁻3 respectively was prepared and heated to 500 Kelvin। ये मिक्सचर लिया, उसको एक कंटेनर में डाला, इतने कंसंट्रेशंस के साथ एक कंटेनर में डाला और हीट कर दिया 500 केल्विन तक। करेक्ट है? किसका यूनिट? समवन आस्क्ड मी सर यूनिट किसका, यूनिट किसका यूनिट? कंसंट्रेशंस का यूनिट, हाँ दिया, मोल पर लीटर दिया तो वह। अच्छा आप बोल रहे हो मैं लिखूं, आप ऐसा बोल रहे हो? हाँ हाँ वो तो लिखना है, वो तो आपका काम है यार, वो मेरा काम थोड़ी है, वो तो आपका काम है, यूनिट आपको लिखना है। इज दैट क्लियर? अच्छा अब ये मिक्सचर को लिया और हीट कर दिया, अब वो बोल रहा है द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन एट दिस टेम्परेचर इज 60, वैल्यू इज 60 Kc का, तो भाई दे दिया Kc का वैल्यू इज 60, है ना। अब वो बोल रहा है प्रिडिक्ट वेदर अमोनिया टेंड्स टू फॉर्म और इट टेंड्स टू डिकम्पोज एट दिस कंसंट्रेशन। सिंपल है, लैंग्वेज में बस घुमाया है उसने, कुछ नहीं करना है आपको। फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड ये करना है कि ये गिवन रिएक्शन में अमोनिया बनेगा कि डिकम्पोज होगा, मतलब क्या ये रिएक्शन करंट गिवन सिचुएशन से फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड जाएगा? कैसे चेक होगा वो? कोई मुझे बता सकता है कैसे चेक होगा? हाउ विल यू चेक दैट? हाउ विल यू चेक दैट? कम ऑन गिव मी अ वर्चुअल रेज हैंड, वर्चुअल रेज हैंड दीजिए, फटाफट से दीजिए, बहुत सिंपल, बहुत इजी, सुपर्ब, वेरी नाइस। हरिति, हिया, शैली बहुत अच्छे, मृणाल वेरी नाइस। अरे भाई इतने अच्छे से आंसर्स देते हो तो पता चल जाता है कि भाई क्लास में कुछ तो अच्छा ही पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए वेरी नाइस। मोक्ष बहुत बढ़िया। रिएक्शन क्वोशिएंट ढूंढेंगे, है ना? अच्छा रिएक्शन क्वोशिएंट क्या था मैं भूल गया। मोक्ष, मोक्ष बेटा याद दिलाओगे मेरे को? Yes sir. हाँ sir, the active masses of the products हाँ
active masses of the products and divided by the active masses of the reactants हाँ and और सर उनके raised to the power their moles स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट stoichiometric coefficient so Perfect. in moles. अच्छा मुझे बताओ क्या k को हमने डिवाइड किया था इनटू kc एंड kp, है ना? वैसे Yes, यहाँ sir. पे q भी डिवाइड हो जाता है इनटू qc एंड qp डिपेंडिंग ऑन अगर पार्शियल प्रेशर्स दिया है तो qp, अगर आपको कंसंट्रेशन दिया है तो qc. Yes, sir. ओके अब मुझे बताओ गिवन रिएक्शन के लिए qc का एक्सप्रेशन बताओ. Yes, sir. NH3 हाँ NH3 का क्या लूं, कंसंट्रेशन लूं पार्शियल प्रेशर लूं? सर कंसंट्रेशन. क्यों कंसंट्रेशन? सर क्योंकि केसी में कैलकुलेट केसी दिया है तो उसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. kc दिया हुआ है तो हम qc लेंगे. चलो फिर सर raised to the power 2 वेरी नाइस, बहुत बढ़िया. divided by h2 raised to the power 3 and n2 raised to the power 1. टू द पावर 3 फिर n2 raised to the power 1. n2 raised to the power 1. क्या हमें concentrations given है? Yes, sir. At any time t उसने concentrations दिया हुआ है आपको, बस कुछ नहीं है, डालो इसके अंदर. क्या हो जाएगा? NH3 आ जाएगा 2 into 10 to the power minus 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये नीचे जाएगा. अच्छा इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 2 into 10 to the power minus 6 और ये हो जाएगा 2 into 2. ऐसे लिख सकता हूँ, थोड़ा फास्ट कैलकुलेशंस कर रहा हूँ. हाइड्रोजन के लिए मैं लिख सकता हूँ 5 into 5 into 5 into 10 to the power क्यूब है, माइनस 3 3 क्या होता है 9 होता है. चलो n2 के लिए लिख सकता हूँ 4 into 10 to the power minus 3. क्यों? क्योंकि वो रेज टू पावर 1 ही है. तो भाई ये 2 2 और 4 ये तो कट हो गया, बचा क्या? ये स्क्वायर तो यहाँ से उड़ चुका है, तो 10 to the power minus 9 एंड minus 3 ये हो जाएगा 10 to the power minus 12. कैलकुलेशंस देख रहे हो, एकदम ऐसे क्विक होनी चाहिए. क्यों होंगी? जब आप प्रैक्टिस, कब होंगी? जब आप प्रैक्टिस करोगे. तो 10 to the power minus 6 to the power plus 12 ऊपर जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 10 to the power 6. अब मुझे बताओ क्या आपको ये कैलकुलेट करने की जरूरत है 1 डिवाइडेड बाय 5 into 5 into 5? क्या ये कैलकुलेट करने की जरूरत है? बेसिकली 1 बाय 25 5 जा कितना होता है? 125 होता है. 5 5 जा 25 2 5 हाँ 125 होता है, 5 का क्यूब. ओके तो 1 बाय 125 करना है अपने को. क्या ये करने की जरूरत है? मुझे बताओ. दिख रहा है यार, टू द पावर 10 to the power 6 है. एंड अगर मैं 1 बाय 25 भी करूं, 1 बाय 125 भी करूं, तो इतना छोटा वैल्यू तो नहीं आएगा कि 10 to the power 6 को जो है वो कंपनसेट कर दे. ऐसा तो नहीं आएगा, है ना. 1 बाय 125 अगर आप करते भी हो तो आपकी वैल्यू आती है 8 into 10 to the power minus 3, दैट इज into 10 to the power 6. तो ये हो जाएगा 8 into 10 to the power 3. और केसी का वैल्यू क्या था? 60. केसी का वैल्यू 60 और क्यू का वैल्यू तो 10 to the power 3 में आ रहा है, मतलब क्यू का वैल्यू तो बहुत बड़ा है. क्यू इज मच मच ग्रेटर देन के. बताओ, इफ क्यू इज ग्रेटर देन के तो फॉरवर्ड फेवर्ड होगा कि बैकवर्ड फेवर्ड होगा? दिमाग लगा के बताओ, फॉरवर्ड फेवर्ड होगा कि बैकवर्ड फेवर्ड होगा? चलो हैंड रेस, फॉरवर्ड फेवर्ड कि बैकवर्ड फेवर्ड? नोट्स में मत जाओ, डोंट प्लीज नोट्स जाके मत देखो यार, दिमाग लगाओ ना. क्यू की वैल्यू को के के बराबर होना है तो उसको घटना है. घटने के लिए प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम होना पड़ेगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ना पड़ेगा. यस वैसा, एम आई राइट और एम आई राइट? सर रिवर्स जाएगा ना? एम आई राइट और एम आई राइट? यस सर. नहीं बताओ, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन घटेगा और रिएक्टेंट का बढ़ेगा, ऐसा ही होगा ना? प्रोडक्ट का सर बढ़ेगा. वापस से थिंक अबाउट इट. तुमने जो आंसर दिया वो सही है, डायरेक्शन रिवर्स है, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन गिवन से घटेगा कि बढ़ेगा? सर गिवन से घटेगा. हाँ तो गिवन से ही बात कर रहे हैं ना. NH3 का गिवन कंसंट्रेशन से क्या होगा? कम होगा. कम होगा सर. और N2 और H2 का क्या होगा? सर ज्यादा बढ़ेगा सर. बढ़ेगा. तो यहाँ पूछा है प्रेडिक्ट वेदर द अमोनिया टेंड्स टू फॉर्म और टेंड्स टू डिकम्पोज. क्या आंसर लिखोगे? डिकम्पोज सर. Yes, very nice, sir. Ammonia will decompose from the given conditions in the question. ये लास्ट में लिख के आना है, क्योंकि उसने आंसर ये नहीं पूछा रिवर्स है कि बैकवर्ड है, और रिवर्स है कि फॉरवर्ड है.
आपको ये बताना है कि अमोनिया विल टेंड टू डिकम्पोज, ये लास्ट में एक लाइन लिखनी है क्योंकि क्वेश्चन में वो लाइन पूछी है। बोलो हाँ कि ना? मजा आया पहले क्वेश्चन में? फुल मजा आया? अब सेकंड क्वेश्चन में मैं आपको सरप्राइज दूंगा। देखो सेकंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन है, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल, लेकिन जिसने दिमाग लगाया उसने आंसर पाया। ओ वाह यार, मैं कभी बनता जा रहा हूं। जिसने दिमाग लगाया उसने आंसर पाया, है कि नहीं? सिंपल है, इजी है, दिमाग लगाना है, बहुत सिंपल, बहुत इजी, बहुत इजी है, बहुत इजी। और यहां पर आपको सिंपली स्टेट्स ऑफ मैटर में भी हमने ये चीज पढ़ी हुई है, बस उसी का ही थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, आपको दिया हुआ है आयोडीन के वेपर्स जो कि कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू आयोडीन एटम्स। ध्यान से सुनना, आयोडीन वेपर्स आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू आयोडीन एटम्स। बैलेंस किया हुआ है यहां पर, इसमें और इसमें फर्क है, ये मॉलिक्यूल है और ये एटम्स है। ठीक है, अब वो बोल क्या रहा है? एट अ सर्टेन टेम्परेचर a total pressure of 10 to the power 5 Pascal at a certain temperature, a total pressure of 10 to the power 5 Pascal, certain temperature and a total pressure, the iodine vapor, ध्यान से सुनना, iodine vapor मतलब इसकी बात कर रहा है वो, I2 की। Iodine vapor contains 40% by volume of iodine atoms, 40% by volume iodine atoms। आयोडीन ये कंटेनर है, देखो इमेजिन करो, ये बोल रहा है कि आयोडीन वेपर्स चल रहे हैं और उसके साथ साथ आई के भी एटम्स के वेपर्स हैं गैसियस फॉर्म में। वो बोल रहा है ये जो आई है ना, इसके 40% है, तो I2 के कितने हुए होंगे? I2 के कितने रहे होंगे? कोई बता सकता है? अगर I 40% है तो I2 के कितने रहे होंगे, कितना परसेंटेज रहा होगा? यस मृणाल, टेल मी। सर 60। कैसे फाइंड आउट किया बच्चे? सर टोटल अगर कंसीडर कर ले 100, टोटल तो कंसीडर कैसे कर सकते हो? टोटल परसेंटेज मतलब, आई परसेंटेज है। हाँ सर। ठीक है, तो परसेंटेज Yes. होगा ही 100 है, तो भाई अगर एक के 40% है तो दूसरे के ऑटोमेटिकली कितने होंगे? 60%। दो ही तो चीजें हैं कंटेनर के अंदर। करेक्ट है, सबको समझ में आया? अब कैलकुलेट केपी फॉर द इक्विलिब्रियम। अब ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, एट टाइम t इज इक्वल्स टू t इक्विलिब्रियम पे उसने ये बताया कि इस कंटेनर का टोटल प्रेशर, ध्यान से सुनना, टोटल प्रेशर इज 10 to the power 5 पास्कल, और उसमें से 40% जो है वो आई का प्रेशर है और 60% जो है वो I2 का प्रेशर है। कॉम्पोजिशन ये दिया हुआ है ना, तो क्या मैं ढूंढ सकता हूं कि इक्विलिब्रियम पे इसका प्रेशर रहा होगा 10 to the power 5 into 40/100? बोल सकता हूं 10 to the power 5 टोटल प्रेशर का 40% प्रेशर जो है वो आई एटम्स का रहा होगा, राइट? और 10 to the power 5 into 60/100 आपका प्रेशर रहा होगा I2 का, इक्विलिब्रियम पे रहा होगा कि नहीं? एग्री करते हो कि नहीं? चलो फटाफट से थम्स अप दो, जल्दी जल्दी। तो आपके पास यहां पर क्या आंसर होगा? देखो यहां पर होगा सर, यहां होगा 0.4 into 10 to the power 5 और यहां होगा सर 0.6 into 10 to the power 5 होगा। अब इक्विलिब्रियम पे हमने पार्शियल प्रेशर्स ढूंढ लिए, दोनों के पार्शियल प्रेशर्स ढूंढ लिए। अब मुझे ढूंढना क्या था? केपी तो ढूंढना था। केपी का एक्सप्रेशन कोई बता सकता है मुझे? केपी का एक्सप्रेशन बता सकता है? एक्सप्रेशन, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर दिस इक्वेशन? जल्दी, कम ऑन, एक्सप्रेशन तो यार अब नींद में भी आना चाहिए। चलो 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 जल्दी, प्रियांश बताएंगे। प्रियांश यस सर। बताओ, केपी का एक्सप्रेशन बता दो मेरे को।
सर मुझे नहीं पता, मैंने ना अभी क्लासेस अटेंड नहीं किया, मेरे एग्जाम चल रहे थे उसके। ठीक है, अभी अटेंड करके नेक्स्ट क्लास में बताओगे आप मेरे को। श्योर। हिया बताएंगे हमें। हिया केपी का एक्सप्रेशन बताओ, चलो जल्दी। Yes, sir. Partial pressure of I square वेरी नाइस, divided by partial pressure of I2. बस यही होगा पक्का। I square. हाँ, ऊपर वाले में स्क्वायर लिखना भूलना नहीं। देखो बैलेंस्ड इक्वेशन में यार 2 है यार स्टोइकियोमेट्री में। तो अब तो आंसर आ गया यार, अब तो आंसर आ गया। 0.4 इंटू 10 टू द पावर 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.6 इंटू 10 टू द पावर 5। कैलकुलेट कर लो, चलो फटाफट से कैलकुलेट करो। फाइनल आंसर यहाँ पर आपके पास आएगा 2.67 इंटू 10 टू द पावर 4। ये आंसर लिख लो, ये आंसर लिख लो। आपको ये सारे क्वेश्चंस होमवर्क में सबमिट करने हैं। I will be making a PDF of these questions and I will be uploading it as a homework. तो आपको ये सॉल्व करके वो होमवर्क में डालने हैं। Is that clear to all of you? 100% good. चल आंसर लिख लो। कंसेप्ट में किसी को कोई दिक्कत? I am lowering down the hands. कंसेप्ट में किसी को दिक्कत? Put a raise hand symbol. Yes, हरिति बताइए क्या डाउट है? सर यहाँ पे हमने इक्विलिब्रियम पे कंसिडर कैसे किया कि 40 और 60 पे At a certain इक्विलिब्रियम? temperature and total pressure of 10 to the power 5 Pascal, iodine vapors contain 40% of volume of iodine atoms. Okay, अब ध्यान से समझो मेरे बच्चे। Calculate the Kp for equilibrium. लिखा हुआ है Calculate the Kp for equilibrium. For equilibrium. For equilibrium मतलब जो वो कंडीशन उसने ऊपर दी है वो इस लैंग्वेज में बता रहा है कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इसीलिए तो वो केपी कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है ना। इंग्लिश इज अ वेरी एडवांस लैंग्वेज, बट हम उसको हल्के में ले जाते हैं। इज दैट क्लियर? हमको ऐसा लगता है इट्स अ फनी लैंग्वेज, बट इट इज नॉट। करेक्ट? अब किसी को कोई डाउट यहाँ पर? शैली, यस बताओ। सर हम इसमें केपी का यूनिट नहीं लिखेंगे? हाँ बिल्कुल लिखना है भाई, केपी का यूनिट लिखो। क्या होएगा केपी का यूनिट? क्या होएगा बताओ? कहां गई? म्यूट कर दिया। शैली बताओ मुझे यूनिट क्या होगा? सर ATM raised to 1. वेरी नाइस, एटीएम होगा। ध्यान से देखो यूनिट क्या दिया हुआ है प्रेशर का? यूनिट क्या दिया हुआ है प्रेशर का? पास्कल। तो यहाँ पर यूनिट क्या होगा बच्चे? पास्कल रेज टू पावर 2-1। तो 2-1 तो ये हो जाएगा 1 ही। तो भाई आपका फाइनल आंसर पास्कल में निकलेगा। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग ऑब्जर्वेशन बाय शैली। सर यूनिट आपने नहीं लिखा, लिखना है कि नहीं लिखना है? हाँ बिल्कुल लिखना है भाई, यूनिट लेना सिखा दिया मैंने आपको। यूनिट के बिना आंसर गलत दिया जाएगा। इज दैट ओके? करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन। अब क्वेश्चंस पटकना शुरू करेंगे आपको। ये देखो अब क्वेश्चंस पटकना शुरू करेंगे। चलो फटाफट से। लेट मी सी कितने बच्चे इसमें दिमाग लगा पाते हैं। लेट मी सी कितने बच्चे यहाँ पर अपना इसमें दिमाग लगा पाते हैं। दिमाग लगाओ, आंसर निकल आओ। दिमाग निकालो, आंसर निकालो। चलो क्या दिया हुआ है? 4 moles of ammonia is taken in a 5 liter container. गिवन में लिखते जाओ। अमोनिया के मोल्स दिए हुए हैं, n मोल्स। कितना? n अमोनिया कितना दिया? 4। और वॉल्यूम दिया हुआ है कंटेनर का 5 लीटर्स। ठीक है। एंड उसके अंदर डालने पे इट इज हीटेड टू 500 केल्विन। टेम्परेचर भी लिख लो, यूज होगा कि नहीं होगा वो देखेंगे बाद में। Until the equilibrium is obtained. Until the equilibrium is obtained. बहुत बढ़िया, ठीक है। At equilibrium, अब देखो क्वेश्चन में ट्विस्ट देखो। At equilibrium 40% of NH3 is decomposed. अच्छा, अब 40% decomposed है तो क्या मैं बोल सकता हूं 0.4 उसका अल्फा रहा होगा?
ठीक है। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो परसेंटेज में दिया है, 40% डिकम्पोज हुआ है, उसको मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया 0.4। और यहीं पे मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं, अल्फा की वैल्यू जो है वो लेसर देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी, ऑलवेज विद इन दिस रेंज, ऑलवेज विद इन दिस रेंज। अल्फा की वैल्यू विल ऑलवेज लाई इन दिस रेंज। और वो मैं प्रूव भी कर सकता हूं। मुझे बताओ, अगर अल्फा की वैल्यू 1 है तो ये क्या डिनोट कर रहा है? व्हाट इज दिस वैल्यू डिनोटिंग? अल्फा की वैल्यू अगर 1 है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि पूरा का पूरा प्रोडक्ट जो है वो, पूरा का पूरा रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है? आर यू गेटिंग? तो रिएक्टेंट अब बचा ही नहीं है तो अल्फा 1 से ऊपर नहीं जा सकता इन फ्रैक्शन फॉर्म। और अगर परसेंटेज में बात करेंगे तो वो लाई करेगा 100% से 0% के बीच में। करेक्ट है। लेकिन हम हमेशा ये परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करेंगे? फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर? तो चलो यहां पर मैंने ये नोट डाउन कर लिया और मैंने यहां लिख दिया कि भाई अल्फा की वैल्यू इज गिवन एज 40%, उसको मैंने लिख दिया 0.4। अब calculate the equilibrium constant Kc for the following equilibrium। कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो मैं इक्वेशन को वापस लिख लेता हूं, ट्वाइस ऑफ NH3 गोइंग टू N2 प्लस थ्राइस H2। अब सब लोग स्क्रीन पे ध्यान देंगे, सब लोग स्क्रीन पे ध्यान देंगे थोड़ी देर के लिए, प्लीज ध्यान से देखो। एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे उसने आपको दिया हुआ है कि मेरे पास 4 मोल्स है, कितने लीटर में? 5 लीटर में। तो यहां पर अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ NH3 निकालूं, ध्यान से देखना, तो कितना हो जाएगा बताओ मुझे? 4/5, हाँ कि ना? इनिशियली मेरे पास कितने मोल्स हैं इसके? 4 मोल्स हैं इनिशियली। इसके कितने मोल्स थे? 0 और 0, हाँ कि ना? सब लोग एग्री कर रहे हो? अब अल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.4। तो मतलब एट t इज इक्वल्स टू t इक्विलिब्रियम पे अमोनिया कितना बचा होगा? 4 माइनस 4 इंटू 0.4 बचा होगा, हाँ कि ना? सब लोग एग्री करते हो? ये अभी सीखा हमने, अल्फा के फॉर्म में ये सीखा हमने, है ना? 4 माइनस 4 इंटू 0.4। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है अगर इतना NH3 डिसोसिएट हुआ है, डिकम्पोज हुआ है, तो N2 और H2 कितना बना होगा? कोई भी बता सकता है मेरे को? कैन एनीबॉडी टेल मी? जितने लोग बता सकते हैं रेज हैंड करें जल्दी से। यस सर बताओ। सर 4 इंटू 0.4। 4 इंटू 0.4 बनेगा यहाँ, ओके। और H2 में? सर 3 इंटू 0. नहीं देखो सिंपल मैथ्स है यार, तुम लोग इतना कंफ्यूज कैसे हो जाते हो? सिंपल मैथ्स है। अगर अमोनिया के 2 मोल डिकम्पोज हुए होते, कितने? 2। तो नाइट्रोजन कितना बना होता? 0 अबे नहीं 1 सर 1 2 मोल डिकम्पोज हुए होते तो नाइट्रोजन कितना बना होता? 1। अमोनिया के कितने मोल डिकम्पोज हुए हैं? 4। अबे तो 4 डिकम्पोज हुए हैं। नो सर, कितने हुए हैं? 4 इंटू 0.4। करेक्ट। तो 2 मोल से 1 मोल बनने वाला था, तो 4 इंटू 0.4 से कितना बनेगा? सेठ पेन से खेलना बंद कर दे तो दिमाग दौड़ेगा, तेरा आधा ध्यान तो पेन में है। कितना बनेगा बता? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है यार। 4 इंटू 0.4 अपॉन 2। 2 इज इक्वल्स टू 1 है, 4 इंटू 0.4 कितना देगा? x की वैल्यू 4 कैलकुलेट। इंटू 0.4 अपॉन 2। सर 4 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाय 2 होगा कि नहीं होगा?
तो यहाँ पर डिवाइड बाय 2 क्या भूख लगी थी खा गया? नो सर। हाँ, अभी हाइड्रोजन के लिए तू ही बताएगा, चल। सर 2 से 3 बना है वेरी नाइस, स्टेप बाय स्टेप बोल। 2 से 3 बना है तो 4 into 0.4 से पर 4 into 0.4 into 3/2। वेरी नाइस, अब दिमाग दौड़ना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर आएगा 4 into 0.4 into 3 डिवाइडेड बाय 2। इसको यहीं पे कैलकुलेट कर लो, 2 से 2 गया, ये 2.8 into 0.4 into 6। 0.8 बनेगा। अब समझ में आया सिड? यस सर। अब मुझे भी लग रहा है जैसे तूने आंसर दिया है स्टेप बाय स्टेप, मुझे भी लग रहा है कि अब तो सॉल्व कर पाएगा। तो कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में वापस देखो रिकॉल करेंगे। तो भाई अब हमें इक्विलिब्रियम पे मोल्स मिले हैं, कंसंट्रेशन नहीं मिला है, ध्यान देना, मोल्स मिले हैं। अमोनिया के कितने मोल्स होंगे? 0.8 इसमें से माइनस करो तो 3.2 इसके मोल्स होंगे। ये मोल्स मिले मेरे बच्चे, मोल्स, ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं करना। या कितने बने हैं? 0.8 मोल बने हैं सर। और ये कितना बना है? 0.8 into 3, 0.8 into 3 कर दो भाई, 3 8 24, 0 2, 2.4, हाँ 2.4 होगा कि नहीं होगा? ये मोल्स बने हैं। अब अगर मुझे यहाँ पर Kc कैलकुलेट करना है तो क्या मैं लिख सकता हूं? दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ N2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 का क्यूब डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NH3 का स्क्वायर। होगा कि नहीं? एक्सप्रेशन जो दिया है उसमें मेरे प्रोडक्ट्स कौन है? N2 और H2, तो वो ऊपर जाएंगे और NH3 नीचे जाएगा क्योंकि वो रिएक्टेंट है। तो यहाँ पर सिंपली आप वैल्यू रख दो, क्या आ जाएगा? 0.8 into 2.4 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3.2 का स्क्वायर। हो जाएगा एवरीवन? हो जाएगा? क्लियर है? अब सबको क्लियर है? गिव मी अ थम्स अप, गिव मी अ थम्स अप, जल्दी से फटाफट से थम्स अप दीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, भव्य, शैली, सुपर्ब, सुपर्ब। अरे अच्छा, हाँ सॉरी, ये 4 into 0.4 है तो ये 1.6 होगा ना। तो 1.6 मतलब ये 3.2 नहीं, ये यहाँ पर 4 minus 1.6, तो ये जाएगा 2.4, 2.4, सॉरी, आई एम सॉरी, माय कैलकुलेशन मिस्टेक, किसी ने करेक्ट किया, 2.4 होगा ये, ठीक है। तो ये 2.4 का स्क्वायर करना है यहाँ, 3.2 का नहीं, मैंने 0.8 ले लिया वो। अच्छा बोलो, क्या ये सही है? समझ में आया सबको? डाउट है? किसी को डाउट है? रेज हैंड करो जल्दी से, रेज हैंड करो जिसको डाउट है। डाउट है? बाप रे, इतने बच्चों को डाउट। क्या हुआ, सर ने कुछ गलती किया क्या कॉन्सेप्ट में? हाँ संजना, क्या गलती किया सर ने? सर मोल्स दिए, मोलर कंसंट्रेशन में कन्वर्ट। अरे रे बाप रे, सर जल्दी जल्दी में भूल गए कि ये तो मोल्स दिया हुआ था, है ना, और हमें वॉल्यूम दिया हुआ है कि 5 लीटर कंटेनर में हो रहा है ये सब। तो आपको फाइनली ये मोल्स को डिवाइड बाय 5 करना था, इसको भी डिवाइड बाय 5 करना था, इसको भी डिवाइड बाय 5 करना था। अब आपको बताऊं, आप यहां पर ये एक्सप्रेशन तो यही रखो और 5 को डिवाइड मत करो, डोंट डिवाइड 5, आंसर निकालने की कोशिश मत करो, सीधा उसको एक्सप्रेशन में रख दो। यहां पर Kc का एक्सप्रेशन हो जाएगा 0.8 डिवाइड बाय 5 इंटू 2.4 का क्यूब डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 इंटू 5, उसका भी क्यूब होगा, बोलना नहीं, और नीचे जाएगा 2.4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5। तो देखो ये और ये तो वैसे ही उड़ गया, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, वैसे ही उड़ गया। तो ये बचेगा 0.8 इंटू 2.4 का क्यूब डिवाइडेड बाय 2.4 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है यहाँ पर, इंटू 25। ये पूरा आपको कैलकुलेट करना है और आंसर निकालना है। यू हैव टू गेट द आंसर टू दिस। चलिए चलिए फटाफट से आंसर निकालिए।
अच्छा 2.4 और 2.4 भी तो कैंसिल हो जाएगा, तो बच गए, और कैलकुलेशन बच जाएगा। क्या आंसर आ रहा है? क्या यहाँ पर केसी का आंसर आ रहा है किसी का? 0.0768। इज दिस द आंसर? 0.0768 है ना। ऑब्जर्व करिएगा, जो क्वांटिटीज कैंसिल हो सकती हैं उनको तो पहले ही कैंसिल कर दो, फिर आंसर निकालो। यस, वो सब डाउट है या आंसर देना चाह रहे थे? आंसर देना चाह रहे थे, ओके ग्रेट। चलो, सो 0.0768 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 0.0768 is the answer for this question. Simple, easy. Last question करें आज का? Can you give me 5 more minutes, 2 more minutes, 2 to 3 more minutes to solve the last question? कर सकते हैं तो वो क्वालिटी जो है क्वेश्चन का कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देंगे। Can we go? Can we go ahead? Yes, चलो let's go then. On your screen, ये क्वेश्चन किसी से भी सॉल्व नहीं होगा, तो प्लीज 100% अटेंशन स्क्रीन पे रखो और मेरे स्टेप्स को ध्यान से देखो। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kp फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4 व्हेन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 0.5। व्हेन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 0.5, द टोटल प्रेशर ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर। ध्यान से देखना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जितना छोटा लग रहा है ना उतना धमाका करने वाला है। टोटल प्रेशर ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज 2 बार। ठीक है, इक्वेशन में थोड़ा सा बड़ा करके लिख लेता हूं ताकि मैं आपको स्टेप्स यहां पर करवा सकूं। ध्यान से देखो, N2O4 गैस दिया है और वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू NO2 गैस और ट्वाइस। बोल रहा है मुझे Kp चाहिए। क्या चाहिए मुझे? Kp चाहिए। सो फाइंड के अंदर तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि हमें Kp के लिए टारगेट करना है। अच्छा, Kp का एक्सप्रेशन मुझे मिलेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ NO, सॉरी दिस इज NO ओवर हियर, माय मिस्टेक। पार्शियल प्रेशर ऑफ NO का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। सब लोग एग्री करते हो? एक्सप्रेशन ये बनेगा। यस, गिव मी अ थम्स अप। Is this the expression of Kp for this reaction? Am I audible? क्या हुआ? सब ब्लैंक हो गए। Am I audible or not? Okay, तो बताओ मुझे yes or no. Give me a thumbs up. हाँ, एक्सप्रेशन ये बनेगा ना, Kp का एक्सप्रेशन ये बनेगा। अच्छा, ये जो प्रेशर है वो कौन सा प्रेशर है? ये इक्विलिब्रियम प्रेशर है। दोनों गैसेस का इक्विलिब्रियम आने पे जो प्रेशर है वो है। डू यू एग्री? हाँ, इक्विलिब्रियम आने पे क्या, कहां 2 लिखना रह गया भाई? ये टू द पावर रेस टू द पावर 2 किया तो हुआ है मैंने यहां पर। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N। अच्छा, वो NO2 में ही हो रहा है क्या डिकम्पोज? ओके ओके ओके, सॉरी मैंने रब किया था। ओके, सो दैट्स NO2 ओनली। ओके, तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। अब लॉजिक ये कह रहा है कि सर हमें तो इक्विलिब्रियम पे इनके पार्शियल प्रेशर्स चाहिए, बट हमें तो टोटल प्रेशर दिया हुआ है। हमें तो क्या दिया हुआ है? इक्विलिब्रियम का टोटल प्रेशर। मतलब इक्विलिब्रियम आने पे तो मेरे पास तो N2O4 भी होगा और मेरे पास NO2 भी होगा सिस्टम के अंदर। ये दोनों का टोटल प्रेशर हमें दिया हुआ है कितना? 2 बार। 2 बार इज द प्रेशर गिवन। ध्यान से सुन लीजिएगा क्योंकि ये इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में जब आएगा ना तो बहुत ज्यादा परेशानी क्रिएट करेगा। और जब आप मेरे नोट्स देखोगे ना बच्चे, व्हेन यू विल सी माय नोट्स यू विल कम टू नो कि ये इस तरह के क्वेश्चंस का डिवीजन दिया हुआ है मैंने अपने नोट्स में और सॉल्व किए हुए वहां पर क्वेश्चंस। इज दैट क्लियर? हमें Kp कैलकुलेट करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमको दिया हुआ है। अब ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन DOD इसका दिया है 0.5 और मैं अज्यूम करूं कि मैंने इनिशियली कितने मोल से स्टार्ट किया? 1 मोल से।
1 मोल से, तो इसका कितना रहा होगा 0 मोल। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, पहले समझो फिर लिखना। T इज इक्वल्स टू 0 टाइम पे इसका 1 मोल और उसका 0 मोल। T इज इक्वल्स टू T इक्विलिब्रियम पे इसमें से निकल गया होगा 0.5, निकला होगा कि नहीं? 1 मोल में से 0.5, क्यों? क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन N2O4 का दिया है 0.5 सॉरी। कोई मुझे बताएगा NO2 कितना बना होगा यहाँ? अगर ये 0.5 निकला होगा तो NO2 कितना बना होगा? इक्विलिब्रियम पे NO2 के कितने मोल्स बने होंगे? सलोनी कैन यू टेल मी? 2 into 0.5, so 1 mole. 2 into 0.5 सर, क्योंकि 1 मोल से 2 मोल बन रहा है तो 0.5 मोल से 2 into 0.5 मोल बनेगा। सब लोग हैं यहाँ तक? तो मैं बोल सकता हूं इक्विलिब्रियम पे लेफ्ट क्वांटिटी, इसके जो मोल्स हैं वो कितने हैं 0.5, और इसके जो मोल्स बनेंगे वो कितने बनेंगे 1 मोल। एग्री करते हो? एग्री करते हो? बट सर मोल्स का तो कोई काम ही नहीं है, हमें तो पार्शियल प्रेशर चाहिए, हमें तो पार्शियल प्रेशर चाहिए। मैं वही कैलकुलेट करने के लिए हेल्प कर रहा हूं। ध्यान से देखो यहां पर, अब मुझे इस सिस्टम के अंदर, इक्विलिब्रियम सिस्टम के अंदर मुझे पता है N2O4 के 0.5 है और NO2 के 1 मोल है। तो क्या मैं बोल सकता हूं इस सिस्टम में टोटल मोल्स, ध्यान से देखना, टोटल मोल्स है 1.5। हाँ, टोटल मोल्स है 1.5, टोटल गैसियस मोल्स कितने 1.5। क्या मैं यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 निकाल सकता हूं? क्या मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 निकाल सकता हूं? कोई मुझे हेल्प करेगा? कैसे निकालूंगा मोल फ्रैक्शन? सी वेयर आई एम हेडिंग टू, अभी आपको पता चलेगा, अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। यस, मोक्ष बताओ मेरे को मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा? सर 0.5 अपॉन 1 plus 0.5। हाँ, दैट इज 1.5। यस सर। ओके, तो पॉइंट और पॉइंट गया, ये बचा 5 1 5 3 सो 1/3 कितना होता है 1/3? सो 0.75। 1/3 इज, अरे नहीं सॉरी सर, 0.33 समथिंग। हाँ 0.3333 चलेगा ना, तो इसको हाँ, मैं लिख हाँ। सकता हूँ 0.3। मोल यस फ्रैक्शन N2O4 क्या होगा 0.3। एग्री करते हो? ओके, अच्छा ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 ढूंढना हो तो क्या मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत है? क्या मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत है? भव्य बताओ कैसे कैलकुलेट करूं, सिंपल तरीका। सर 1.5 by 1। हाँ 1 पॉइंट है, 1 सॉरी 1 by 1.5, सॉरी 1 by 1.5। क्या मुझे ये करने की जरूरत है, वही मैं पूछ रहा हूँ। ना करने की जरूरत है, मुझे पता है ना मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B जो है वो तो 1 होता है। यस सर। तो अगर एक का मोल फ्रैक्शन मुझे पता है 0.3 मैंने कैलकुलेट कर लिया, तो दूसरे का कैसे कैलकुलेट कर लूं? अच्छा, तो मतलब उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। हाँ, तो ये करने की जरूरत ही नहीं है, इतना कैलकुलेशन क्यों करना है, डायरेक्टली आंसर आ गया सर, मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 विल बी 0.7। यस सर। ओके, अब ध्यान दो, यहां पर ध्यान दो। स्टेट्स ऑफ मैटर आपने चैप्टर पढ़ा था, उसमें आपने एक टॉपिक पढ़ा था डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ, और उसके अंदर हमने सीखा था कि अगर एक सिस्टम है जिसके अंदर मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं और अगर आपको टोटल प्रेशर पता है तो आप बड़े आराम से इंडिविजुअल गैस का प्रेशर निकाल सकते हो। और वो फॉर्मूला क्या था? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल्स टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन द सिस्टम। ये फॉर्मूला आप मानोगे नहीं, 12th स्टैंडर्ड के बच्चे भी अभी भी वो मेरे पीछे पड़े रहते हैं, सर सिखाओ हमें, नहीं समझ में आता। क्यों? क्योंकि 11th में वो मेरे साथ पढ़े नहीं थे। जो लोग मेरे साथ पढ़े थे उनको पता है कि भाई डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिक्सचर ऑफ गैसियस सिस्टम के अंदर अगर हमको इंडिविजुअल गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो दिस इज द फॉर्मूला। अब मुझे बताओ अगर ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया है तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं, कैन आई राइट डाउन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 इज नथिंग बट 2 into 0.3।
है ना। और क्या मैं लिख सकता हूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 इज नथिंग बट, क्या होगा मेरे बच्चे यहां पर, क्या होगा 2 into 0.7 होगा। अब करना क्या है, करना क्या है, पार्शियल प्रेशर्स तो निकाल लिए सर, केपी निकालना था, तो केपी इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर, मतलब 2 into 2 into 0.7 into 0.7 डिवाइडेड बाय 2 into 0.3, 2 और 2 कट हो गया, कैलकुलेट करो, आपका आंसर जो है वो रेडी हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप, मैंने एक भी स्टेप को यहां पर स्किप नहीं किया है। देखो मैं शुरू कहां से हुआ था, मेरा रिवर्स चला था, मैंने पहले केपी का एक्सप्रेशन बना लिया, अब केपी के एक्सप्रेशन में मुझे पता चला कि मुझे दोनों के पार्शियल प्रेशर्स की जरूरत है, लेकिन यहां पर तो मुझे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है और टोटल प्रेशर दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम का टोटल प्रेशर दिया हुआ है। उसी टोटल प्रेशर में से मेरे को याद आया कि डाल्टन्स का लॉ लगता है भाई, partial pressure of gas is total pressure into mole fraction of the gas। मोल फ्रैक्शन ढूंढने के लिए मैंने इक्विलिब्रियम पे दोनों के मोल्स ढूंढे, कितने मोल्स बचे होंगे, राइट, और फिर मैंने मोल फ्रैक्शन निकाला और फिर उसमें से पार्शियल प्रेशर निकाला और फाइनली केपी के एक्सप्रेशन में रखा और मेरा आंसर रेडी हो गया। Is that clear all of you? With this I end the class for today, and the one question which you have to do for your homework is this, बाकी सारे होमवर्क में सबमिट तो करने हैं, हमने ऑलमोस्ट सॉल्व कर दिए हैं क्लास में ही, बट ये आपका प्योर आपके लिए रहेगा। आई एम गिविंग यू 100% गारंटी, आप ये सॉल्व नहीं कर पाओगे, आई एम श्योर अबाउट इट, बट स्टिल आई रिकमेंड आप इसको सॉल्व करो, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मैं बता रहा हूं कि आपको लगेगा ये, आप बोलोगे सर आई गिव अप, आई विल नॉट सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑफ इक्विलिब्रियम, मैं इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करूंगा। लेकिन जब मंजोत सर आपके ये क्वेश्चन का आंसर देंगे तब आपको रियलाइज होगा कि माय गॉड, इतना पपलू क्वेश्चन भी हो सकता है। बस हमें ऑब्जर्व करना था, वो हमने ऑब्जर्व नहीं किया। Let's see how many of you can solve this question in the next class. Till then, take care of yourself. Thank you so much for coming to the lecture. Keep smiling, always stay happy, and always be positive, please. Okay? Bye-bye. Take care, all of you.